नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज तारीख है 11 नवंबर। देखिए, आज उपचुनाव का प्रचार खत्म हो गया। बिहार में 4 विधानसभा सीटों में उपचुनाव, तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई। नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने, लालू यादव भी दंगल में उतर गए और देखिए प्रशांत किशोर ने भी। तो इस बार तीन तो हैं और लड़ाई तीन के बीच है, दो के बीच नहीं। और जब आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हुआ और फिर सभी विधानसभा क्षेत्रों में जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं, हमने वहां से अपडेट लिया कि आखिर स्थिति क्या है। तो लोग कह रहे हैं, देखिए कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि इधर का वोट उधर कट रहा है, उधर का वोट इधर कट रहा है। कौन किधर जा रहा है, कौन किधर आ रहा है। और कहीं मुसलमानों की चिंता है, कहीं भूमिहारों की चिंता है, कहीं कुशवाहा की चिंता है, कहीं यादवों की चिंता है। तो स्थिति बिल्कुल गडमड है। देखिए, 3 सीटें तो इंडिया ब्लॉक की है, 2 सीटें आरजेडी की है और 1 सीट हम पार्टी मतलब एनडीए की है। तो इनके नतीजे बिहार की राजनीति को बदलेंगे नहीं, सिवाय इसके कि प्रशांत किशोर कहीं कोई चौका और छक्का न मार दे। तो तेजस्वी यादव यह कह सकते हैं कि हमने अपनी ताकत, यदि वे जीत जाते हैं तो बहाल रखी। और नीतीश कुमार, जिन्होंने टारगेट रखा है 2020-2025 में 220 प्लस का, यदि वे जीतते हैं तो सब कुछ धुल जाएगा। नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल नहीं उठेगा, नीतीश कुमार की चमक पर सवाल नहीं उठेगा, एनडीए कहीं कमजोर है या कोई नहीं कहेगा और सभी कहेंगे नीतीश कुमार की चमक दमक और वोट बैंक बरकरार है। महिलाएं साथ हैं, चुप्पा वोटर हैं। लेकिन कहीं कुछ आप हम यह कह दें आज वोट मतलब चुनाव प्रचार की समाप्ति के बाद कि नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है, यह कहना बड़ा ही मुश्किल है। और रामगढ़ में तो चतुष्कोणीय मुकाबला है। तो हम शुरुआत करते हैं रामगढ़ से ही। देखिए, जब हमने रामगढ़ बात की प्रचार खत्म होने के बाद, तो लोगों ने कहा कि इस 4 की लड़ाई में वोटों का कटाव, नदी का कटाव तो हम लोगों ने सुना ही सुना है, यहां वोट कट रहे हैं। और जो समर्पित वोट हैं उनमें विभाजन, जैसे यादव बसपा के साथ दिख रहे हैं, जो वहां सतीश यादव एलियस पिंटू यादव है। यादवों को तो होना चाहिए था आरजेडी के साथ। अब देखिए, राजपूत एनडीए के वोटर हैं लेकिन विभाजन है। जगदा बाबू के बेटे अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी की ओर से और अशोक सिंह बीजेपी की ओर से। अब कुशवाहा, देखिए कुशवाहा की परीक्षा यहां होनी है, क्योंकि सुशील कुशवाहा प्रशांत किशोर के उम्मीदवार हैं। और इस उपचुनाव में ताकत कितनी लगी है, इस बात को भी समझिए। यदि हम चारों विधानसभा क्षेत्रों के परिदृश्य को देख लें कि मुसलमानों में आपस में मारपीट हो गई बेलागंज में। तो यदि मुसलमानों में मारपीट हुई तो यह तो इस बात का संकेतक है ना कि विभाजन है। ओसामा साहब को भी लैंड कराना पड़ा और ओसामा साहब की परीक्षा भी शुरू हो गई। तो रामगढ़ में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन, बहुत ही कंफ्यूजन है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या जगदानंद सिंह रामगढ़ के किले को बचा रख पाते हैं या बीजेपी वाले या बीएसपी वाले सेंध देते हैं। और इसमें प्रशांत किशोर की उम्मीदवार सुशील कुशवाहा, उन्होंने भी खूब मेहनत की है और प्रशांत किशोर की बातें जो है ना, वह लोगों के मन मस्तिष्क में घुस रही है, लेकिन फैसला लेने में वक्त लग रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि उपचुनाव के नतीजे प्रशांत किशोर को मिटा देंगे या खत्म कर देंगे। लेकिन रामगढ़ में लड़ाई बड़ी है और लड़ाई में क्या हो जाएगा, हाथी दौड़ पड़ेगा कि कमल खिलेगा कि लालटेन ही जलता रहेगा कि लोग स्कूल बैग लेकर चल देंगे, यह समझने और देखने की बात है अजीत जी। देखिए, पहले तो जो आपने कहा 1 सीट तो रामगढ़ पर हम लोग बात करेंगे,
पहले जो आपने कहा कि बहुत मुश्किल है कह पाना कि कौन जीत रहा है किस सीट पर, इन 4 सीटों पर जो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जिससे भी बात हो रही है, आपको भी हुँ, लोगों ने यही कहा कि कह नहीं सकते हैं, हुँ, सीन बहुत गड़बड़ है, सब हुँ, कन्फ्यूजन है काफ़ी सारा। बिल्कुल। वो आमतौर पर होता है ज्ञानेश्वर जी बाई इलेक्शंस में, जब हुँ, उपचुनाव होते हैं तो इस तरह का कन्फ्यूजन हर जगह हमेशा रहता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, अनलेस कि उस चुनाव से सरकार की सेहत पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। अगर ऐसी सरकार की किस्मत दांव पर लगी होती कि एक सीट जीत गए तो सरकार गिर जाएगी, हार गए तो बन जाएगी, ऐसा होता तो अलग बात थी। जी। ऐसा नहीं होता है आमतौर पर, इसलिए जनता बहुत उत्साह में नहीं रहती है वोट करने के लिए। हुँ, इसलिए आप देखिएगा हमेशा बाई इलेक्शन में वोटिंग का परसेंटेज कम होता है, कम लोग कम उत्साह जोश के साथ वोट डालने निकलते हैं कि इससे जब किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो इसकी वजह से भी कंफ्यूजन रहता है। दूसरा क्या, जातियों का खूंटा बाई इलेक्शंस में टूट जाता है। हुँ, आमतौर पर सबको लगता है कि जब इस चुनाव के नतीजे से कोई बहुत असर नहीं पड़ना है सरकार की सेहत पर या किसी पार्टी की सेहत पर, तो अपनी जाति के उम्मीदवार की संख्या बढ़ा लेते हैं। हुँ, तो जो जातियां पहले, एक माहौल होता है, एक हवा होती है आम चुनावों में, जो जातियां किसी एक पार्टी के साथ जाती हैं एक मुश्त, वो बाई इलेक्शंस में नहीं होता है। तो बिल्कुल। बाई इलेक्शन में इसलिए हम लोग को दिख रहा है कि चारों सीटों पर जिनकी आपने जिनका जिक्र किया, उन चारों सीटों पर वो तमाम जातियां जो किसी एक पार्टी के खूंटे से बंधी हुई दिखती हुँ, हैं, उनका वोट बिखर रहा है। जी। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिखर रहा है। एक आध अपवाद हो सकता है जो हम लोग आगे बात करेंगे कि जैसे तरारी में मान लीजिए कि बिल्कुल। बीजेपी का जो कोर वोट है वो बीजेपी के साथ है, हुँ, या रामगढ़ में जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हुँ, है। लेकिन बाकी सब जगह वोट कोई कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती है कि ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली ये जाति हमको वोट करती है तो हम ही को करेंगे। हुँ, तो ये स्थिति सबसे पहले जहां आपने रामगढ़ की बात छेड़ी वहां बहुत स्पष्ट दिख रही है कि आपने जैसा कहा, राजपूत जी। आमतौर पर वोट करता था, आरजेडी के साथ था, हुँ, बाद में बीजेपी के साथ था कई जगह, और कई जगह आरजेडी के साथ रहता है। वहां कंफ्यूजन नहीं होता है, जिसको जिताना है उसको लोग चुन लेते हैं। जी, इस बार ये बिल्कुल। कंफ्यूजन है क्योंकि आरजेडी के साथ ये है कि वो अजीत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो वहां बक्सर के सिटिंग एमपी सुधाकर सिंह के सुधाकर भाई सिंह हैं, के और भाई। सुधाकर सिंह की खाली हुई सीट है वो, और जी। जगदानंद सिंह के बेटे हैं। तो ये हुँ, एक विरासत वाली सीट हो गई कि विरासत बचानी है। और हुँ, दूसरी तरफ अशोक सिंह लड़ रहे हैं, जो स्वाभाविक पसंद होने चाहिए हैं, बीजेपी के हैं इसलिए स्वाभाविक पसंद होने चाहिए राजपूत के। जी। तो उसमें कौन जीत रहा है ये हुँ, राजपूत इस आधार पर तय करेंगे। देखिए चुनाव आते आते परसों तक जो कल की रात होगी वो कत्ल की रात उसको बोलते हैं, और बिल्कुल। वोटिंग के समय तक बहुत सारी चीजें तय हो जाएंगी। हुँ, अगर ये लगा कि यादव वोट नहीं कर रहे हैं आरजेडी को, हुँ, अजीत सिंह को वोट नहीं कर रहे हैं यादव, जी। और वो जा रहे हैं सतीश यादव के साथ, तो फिर हो सकता है कि राजपूत भी एक मुश्त अशोक सिंह के साथ चले जाएं। ऐसी बिल्कुल। स्थिति में जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कहीं वो मत हो जाए। जी। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि जगदानंद सिंह के बेटा तीसरा चौथा नंबर पर जाएंगे, तो कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए। जी। क्योंकि वो राजपूत वोट चुनेगा, वो देख लेगा कि बीजेपी ज्यादा मजबूत है और यादव नहीं आ रहा है अजीत सिंह के साथ, तो वो अपना हुँ, वोट नहीं खराब करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने वोट खराब किया, अगर हमने अशोक सिंह और अजीत सिंह दोनों को वोट दिया, तो हो सकता है कि बसपा का कैंडिडेट जीत जाए, या हो सकता है कि प्रशांत किशोर का कैंडिडेट जीत जाए। जी। तो ये जो राजपूत की ये दुविधा है वो कल रात तक दूर होगी, वो लोग अपना तय करेंगे कि किसको वोट देना है। तो उन दोनों के वोट बंटने की वजह से बीजेपी और आरजेडी का सीन उलझ गया। बहुजन समाज पार्टी एक हम लोग मानते हैं कि उसका कोर वोट जो होता है बड़ा कमिटेड होता है, आखिरी टाइम पर हम बिल्कुल। लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी देखा, जबकि जी। उसने उसका कोई कोई चांस जीतने का नहीं था, इसके बावजूद 1,30,000 वोट आया बसपा के हुँ, उम्मीदवार को। और एकदम सेम सेम सीन आप देखिए अभी, अब उस तरह का तो नहीं है, लेकिन इस बार एक कुशवाहा कैंडिडेट भी है, और एक उसके कैंडिडेट अपने यादव कुशवाहा कैंडिडेट है, भी है। और एक यादव कैंडिडेट है जो जी। बसपा बसपा से के है। उम्मीदवार। तो जी। पिछली बार आप देखिए कोयरी कुर्मी और दलित का वोट जुड़ गया हुँ, बसपा के साथ। हुँ, इस बार अगर बसपा के साथ यादव का वोट जुड़ जाए, तो फिर यादव और दलित मिलकर के तो चुनाव जीतने का समीकरण बन जाएगा। बिल्कुल। और उसी तरह से जो हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे, और आपने कई बार कहा है कि जगदानंद सिंह ने जो वो चिट्ठी लिखी थी कि प्रशांत किशोर तो पांडे हैं, हुँ, तो अगर प्रशांत किशोर पांडे हैं और इसी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में पांडे मतलब ब्राह्मण एकजुट हो बिल्कुल। जाए प्रशांत किशोर के कैंडिडेट के साथ, तो उसके हुँ, साथ तो फिर कुशवाहा के कुशवाहा का वोट आ जाएगा। जी। तो इस आधार पर आप देखिए, इस आधार पर अगर हम लोग देखें तो सबसे वीक पॉइंट पर, सबसे कमजोर पिच पर तो आरजेडी ही खड़ी है, जी। जो बार बार प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के पास तो कोई वोट बचा नहीं। हुँ, आपका जो कोर वोट है यादव का वो आपको दे नहीं रहा है, राजपूत का वोट आपका बट रहा है,
और मुसलमान का वोट ये देख रहा है कि सिर्फ एक ही मुस्लिम कैंडिडेट दिया, वो प्रशांत किशोर ने दिया, तो क्यों नहीं हम प्रशांत किशोर की मदद करें। अगर बिल्कुल। जितना भी मुसलमान का वोट है, अगर उसको लगता है कि प्रशांत किशोर का उम्मीदवार जीत रहा है और अगर हम लोग आरजेडी के उम्मीदवार को देते हैं तो बीजेपी जीत जाएगी, तब तो क्यों आरजेडी को देंगे वो लोग। तब तो वो हो सकता है प्रशांत किशोर के साथ चले जाएं या ये बसपा के साथ चले जाएं। इस बार तो ये बड़ी बात हुई ना ये इस उपचुनाव में कि देखिए ओवैसी की पार्टी जो दो जगहों से चुनाव लड़ रही है, बेलागंज से और इमामगंज से, ओवैसी की पार्टी का नाम तो मुसलमान ले ही नहीं रहे। ओवैसी की हाँ, नहीं पार्टी ले रहे। हवा में उड़ गई। जबकि हाँ, हमने प्रत्येक उपचुनाव में यह देखा था कि ओवैसी की पार्टी एक फैक्टर हो जाती थी और वो आरजेडी को कहीं हरा देती थी, बीजेपी को जिता देती थी। लेकिन इस बार मुसलमान या तो आरजेडी के साथ या प्रशांत किशोर के साथ या फिर नीतीश कुमार के नाम पर, जो यह सोचते हैं कि नीतीश कुमार मुसलमानों के विरोधी नहीं है। ओवैसी का नाम कोई नहीं ले रहा। ओवैसी की पार्टी हवा में उड़ चुकी है। देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है। ये एक फिनोमेनन है जिसको वॉच करने की जरूरत है कि जी। प्रशांत किशोर का इमरजेंस कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उस स्पेस को ले लेगा जिस स्पेस में पॉलिटिक्स करते थे वो ऐसी। जी। आपने ठीक याद दिलाया कि गोपालगंज में बाई इलेक्शन देखिए या कुढ़नी में बाई बिल्कुल। इलेक्शन देखिए, वो तो ओवैसी की पार्टी फैक्टर थी चुनाव नतीजे को प्रभावित करने वाली। हम्म। यहाँ तो कोई असर उसका नहीं हो रहा है। हम्म। और मुसलमान के लिए मान लीजिए यही हम लोग क्राइटेरिया माने वोट डालने का कि बीजेपी को कौन हराता है उसको दे देंगे, जी। तो उनको तो लग रहा है कि अगर बीजेपी का और आरजेडी का एक ही वोट है, जी। राजपूत का वोट दोनों में अगर बट रहा है और मुसलमान के देने से भी आरजेडी नहीं जीतेगी, तब तो अपना वोट खराब नहीं करेगा ना। फिर तो वो बिल्कुल। देखेगा कि बसपा जीत रही है, प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, कौन आम बीजेपी को कौन हरा रहा है। हम्म। तो ये तो जिस तरह से वोट का बंटवारा रामगढ़ में है, वो कैसे कोई भी आदमी हो वो नहीं बता सकता है कि रिजल्ट क्या होगा। हम्म। लेकिन इतना हम लोग कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग वोट आधार के साथ उस वहां कम से कम 3 पार्टियां, हम आरजेडी को नहीं बिल्कुल। गिन रहे, कम से कम 3 पार्टियां बहुत मजबूत वोट आधार पर खड़ी है। यादव वोट दे रहा है हम्म। सतीश यादव को, और उसके साथ जुड़ रहा है बसपा का वोट, दलित का वोट उसके साथ जुड़ रहा है। इसी तरह से प्रशांत किशोर के जनसुराज के कैंडिडेट के साथ ब्राह्मण का और कुशवाहा का वोट जुड़ रहा है। और बीजेपी का जो एक ट्रेडिशनल वोट है जिसमें अत्यंत पिछड़ी जातियां, जो नीतीश कुमार की वजह से जो कुछ लॉकुस के समीकरण का वोट हो, अत्यंत पिछड़ी जातियों का वोट हो, महादलित के एक सेगमेंट का वोट हो और फॉरवर्ड का वोट हो, वो अशोक सिंह के साथ है, बीजेपी के साथ। अब यहाँ आरजेडी के पास क्या वोट है, कौन सा वोट है। बिल्कुल। हम्म। जगदानंद सिंह की लीगेसी छोड़ दें तो कौन सा वोट है। आपका एमवाई समीकरण भी टूट गया और राजपूत का वोट बट रहा है। यही फ्रस्ट्रेशन था जो सुधाकर सिंह कह रहे थे कि हम पीटेंगे मारेंगे हम, ये सब जो बातें, सब बातें चुनाव में कौन कहता है। ये तो कोई हताशा नेता और निराशा, हताशा और निराशा। हताशा और निराशा है, उसी जो चलिए, हताश निराश होता तो है वही देखिए, कहता है। रामगढ़ के बाद आते हैं तरारी। लड़ाई तो आमने सामने की है। माले बिल्कुल। बनाम बीजेपी, राजू यादव बनाम विशाल प्रशांत, सुशील पांडे, सुनील पांडे के बेटे। लेकिन जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि देखिए माले का वोट बैंक तो इंटैक्ट है, लेकिन यदि प्रशांत किशोर की उम्मीदवार ने 7,000 से अधिक वोट प्राप्त करना शुरू किया तो फिर अंतिम मत की गिनती तक सांसें अटकी रहेगी। और प्रशांत किशोर जिस तरीके का भाषण कर रहे हैं आजकल, जब हम बेलागंज पर आएंगे तो कोरमत्थु में जाकर उन्होंने चुन्नू शर्मा की जो प्रतिमा लगी है उसे भी नमन कर लिया। तो यह संदेश, तो यहां इस बात पर सांस अटकी हुई है कि यदि किरण सिंह जनसुराज की उम्मीदवार, उन्हें 7,000 से अधिक मत मिला तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ भी अनुमान कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मुश्किल है ज्ञानेश्वर जी। हम लोग पिछली बार भी जो चर्चा कर रहे थे, उसमें सुदामा प्रसाद के तरारी सीट पर जीतने में एक फैक्टर उनके वैश्य वोट का होता है, बिल्कुल। जो इस बार नहीं मिलेगा। इस बार वो वैश्य का वोट राजू यादव को नहीं मिलेगा। ये तो लगभग तय है, चूंकि सुदामा प्रसाद को मिल गया, क्योंकि उस जाति से आते हैं, उस जाति से हैं, तो जाति का एक रुझान होता है, वो मिल गया उनको। 2 पिछला चुनाव हम लोग देखें, अगर 15 के चुनाव में कैसे हुआ था, जी। जा करके अखिलेश प्रसाद सिंह वहां से चुनाव लड़े थे और इसकी वजह से वहां दोनों के जो, हाँ, वो चुनाव खराब हुआ। उस समय चुनाव हारे, मतलब फॉरवर्ड का जो वोट है वो बट गया था और बहुत ज्यादा बट गया था, बहुत ज्यादा बट गया था, जिसकी वजह से रिजल्ट उस तरह से आया। दूसरा चुनाव जो था 20 का, उसमें सुदामा प्रसाद को वैश्य कुछ वोट दे रहे थे, जिसकी वजह से वो जीत गए थे। इस बार ये दोनों फैक्टर नहीं है।
तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि सुनील पांडे का बेटा वहां मजबूत स्थिति में है, मतलब बीजेपी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट है, बीजेपी के दूसरे वोट भी हैं जो अत्यंत पिछड़ी, या नीतीश कुमार का वोट भी होता है जो उसका स्वाभाविक कैंडिडेट है, मतलब उसका नेचुरल जो वहां कैंडिडेट आया हुआ है, जो आना चाहिए एनडीए से, और वो आया हुआ है, तो वो उसको मजबूत वोट है। राजू यादव के साथ काडर है सीपीआई-एमएल का, और आरजेडी का वोट है, वहां भी यादव और मुसलमान में कोई कंफ्यूजन नहीं है, जितना भी मुसलमान का वोट है, बिल्कुल, जो भी यादव का वोट है, जो कोर वोट है उसका काडर का, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये दोनों 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 अपने अपने वोट आधार पर खड़े हैं मजबूती के साथ। हमको 5-7 हजार में से अंतर नहीं आएगा ज्ञानेश्वर जी, हमको ऐसा लग रहा है कि अगर 5 अंक में गया वोट, अगर किरण सिंह का वोट अगर 5 अंक में गया, 10,000 से ऊपर गया, तब नतीजे प्रभावित होंगे, तब नतीजों पर असर होगा, तो हो सकता है। लेकिन वहां आमने सामने की लड़ाई है और नजदीकी मुकाबला होगा, नजदीकी मुकाबला पहले भी होता रहा है। जैसे हमने कहा कि बीजेपी के लिए खतरे की घंटी किरण सिंह है, वैसे ही बता रहे थे कुछ लोग कि देखिए माले के लिए भी खतरे की एक घंटी है। बसपा के उम्मीदवार जो है कुशवाहा है, कुशवाहा कितना जुड़ेंगे यह नहीं पता, लेकिन बसपा का यदि आधार वोट बसपा के उम्मीदवार को मिल जाता है तो यह माले को नुकसान पहुंचाएगा और फायदा बीजेपी को पहुंचाएगा। ये हो सकता है, क्योंकि हमने पहले भी कहा कि बसपा का वोट टूटता नहीं है, बहन जी के नाम पर हाथी चुनाव चिन्ह देख करके वो एक वोट पड़ जाता है, मतलब बसपा का नीला झंडा उसके काडर को हारे जीते, क्योंकि उनको पता होता है कि हम कई चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं लेकिन वोट देना है, तो वो वोट चला जाता है, और वो आरजेडी का वोट है। देखिए हम लोग पिछले लोकसभा चुनाव से ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जो वोट बसपा का है वो जहां बसपा नहीं है वहां आरजेडी को जा रहा है, वो आरजेडी के तरफ एक रुझान उसका दिख रहा है उस वोट का, तो वो हो सकता है। तो दोनों तरफ से फिर बैलेंस करने का फैक्टर हो गया। तो प्रबंधन जिसका बेहतर होगा, जो वोट अपना डलवा ले जा करके, चूंकि एक हमने जैसा कहा कि एक उदासीनता रहती है बाई इलेक्शंस में मतदाताओं के मन में, उसमें जो अपना प्रबंधन के दम पर मतदाता को निकाल करके बूथ तक ले जाएगा, वोट डलवा लेगा, बेटर होगा, वो चुनाव जीत जाएगा वहां। जी चलिए, तो देखिए अब चलते हैं इमामगंज। इमामगंज में तीनों कह रहे हैं जीत तो हम ही रहे। देखिए जीतन राम मांझी की बहू, संतोष मांझी की पत्नी दीपा मांझी चुनाव लड़ रही है हम पार्टी से। उनका दावा है किला तो हमारा है, दूसरा कैसे यहां। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां और भी कुछ है। अब देखिए तेजस्वी यादव की उम्मीदें बिल्कुल है कि देखिए इमामगंज तो हम जीत ही रहे हैं, रोशन मांझी एलियस राजेश मांझी, और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी कह रही कि सबसे अच्छी स्थिति में हमारे जितेंद्र पासवान हैं जो डॉक्टर साहब के नाम से वहां जाने जाते हैं। तो इमामगंज ने लोगों की सांसें अटका दी है। देखिए मैं कई एनडीए के ऐसे नेताओं से मिला जो वहां गए और आकर जो बताए वह कुछ स्थिति को दूसरे तरीके से परिभाषित कर रही है। बेचैनी है। लेकिन आप जिस प्रबंधन की बात कर रहे थे, देखिए आज रात के बाद बहुत तरीके का खेला भी होगा, कहीं बोरा खुलेगा, कहीं बस्ता खुलेगा। तो इमामगंज जीतन राम मांझी की नाक का सवाल है। अब तेजस्वी यादव की उम्मीदें हैं और प्रशांत किशोर को लग रहा है कि इमामगंज ने मेरी बातें सुन ली है। तो यहां लड़ाई बिल्कुल फंसी हुई है और कांटे की लड़ाई है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अजीत जी देखिए हम लोगों की नजर थी, आपकी भी नजर थी, हमारी भी नजर थी कि चिराग पासवान जाते हैं कि नहीं एनडीए के लिए वोट मांगने। जी तो चिराग पासवान तो नहीं गए भाई, वो तो जो एक डिवीजन है, जो एक विभाजन है याद, मतलब दलित के भीतर का, वो तो बहुत खुल करके सामने आ गया। वो दूसरी जगह वोट मांगने गए, वो अभी झारखंड में प्रचार कर रहे हैं, एनडीए के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। वो हमको जहां तक ध्यान आ रहा है तरारी गए थे चुनाव प्रचार करने, रोड शो किया वहां जाकर के, लेकिन इमामगंज नहीं गए वो करने। तो ये जो डिफरेंसेज हैं दलित और महादलित का जो विभाजन है, वो विभाजन तो खुल के सामने आ गया है। तो जीतन राम मांझी तो अब पूरी तरह से अपने मांझी वोट पर, जो महादलित का वोट है उसके ऊपर निर्भर है, या एनडीए का जो कोर वोट है उसके ऊपर निर्भर है। बिल्कुल उनको तो ओवरऑल दलित का जो एक माहौल होना चाहिए था कि इतने बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री बन गए हैं अब, और केंद्र में भी सबसे मजबूत मंत्री हैं बिहार से, तो उनको वोट मिलेगा, तो वो तो नहीं मिल रहा है। तो ये तो निश्चित रूप से ज्ञानेश्वर जी, ये जो एससी के आरक्षण के वर्ग में वर्गीकरण का जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई है, उसने बहुत वाइड ओपन कर दिया है डिवीजन को दलित समाज के भीतर। तो जो मजबूत दलित हैं, जिनको लग रहा है कि वो जो अब तक लाभ लेते रहे आरक्षण का, उसमें हिस्सा बढ़ जाएगा, वो तो नहीं जा रहा है वोट। वो तो चाहे रोशन मांझी हो या दीपा मांझी हो, उनको नहीं जा रहा है।
वो बिल्कुल। वोट तो जाएगा जितेंद्र पासवान के साथ। हुँ। तो एक नहीं तो वो अपने आप है। हाँ, ठीक है, डिवीज़न में पासवान वोट जाएगा जितेंद्र पासवान के साथ। हाँ, वही पासवान वोट जी, जाएगा। मांझी का जो वोट है, महादलित का वोट है, उसमें जी, एक डिवीजन है। वो जी, रोशन बिल्कुल। मांझी को भी कुछ जाएगा और दीपा मांझी को भी जाएगा, लेकिन हुँ, पासवान का वोट लगभग पूरी तरह से जाएगा हुँ, पासवान के साथ, जो हुँ, जनसुराज के कैंडिडेट है। तो जी, अपने आप एक बड़ी पूंजी के साथ शुरू किया उन्होंने, बिना मांगे वो वोट उनके साथ है। वो हुँ, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में उनके साथ है। चिराग पासवान बिना गए, उनका एक मैसेज है, उस मैसेज की वजह से है। उन्होंने किसी को कहा नहीं होगा कि आप जीतन राम मांझी की बहू को वोट मत दीजिए, लेकिन जी, वो वोट जाएगा जितेंद्र पासवान के साथ। तो वो वहां से शुरू कर रहे हैं। फिर वो गरीब लोगों की मदद करते हैं। आप डॉक्टर की डिग्री तो क्या खोजिएगा, डिग्री तो खोजते रहे। यहाँ तो सब आदमी दुकान दवा की खोल के बैठा है, वो भी इलाज कर देता है बिहार में। तो बिल्कुल। वो उन्होंने मरीजों का, गरीबों की जो मदद की है, उससे उनका एक अपना पर्सनल आधार है वोट का। हुँ, और जनसुराज के अभियान से जो हम लोगों ने सुना, हम लोगों ने चर्चा की, ज्ञानेश्वर जी उस इलाके में पहुंचे, प्रशांत किशोर जहां कोई नहीं जाता था, जहां हुँ। नक्सल की वजह से कोई पहुंचता नहीं था, वहां पहुंच गए। वो टावर लगाना है तो टावर लगने की बात आ गई। नहीं, नहीं, लगना इतनी शुरू हो गया, लगना शुरू वही हो गया। सरकार नहीं वही है, लेकिन लगना हाँ, शुरू हो गया। और देखिए प्रशांत किशोर जिस पहुँच वाले, वे तो एयरटेल के मालिक को बोल दिए होंगे, भाई यहाँ हाँ, लगवा दो। कि हाँ, लगाइए, लगाइए हाँ, वही। और एक जगह का और वीडियो हमने देखा कि वो छोटा-सा पुल था, अंडरपास था, और वो वहाँ लोग झुक करके निकलते थे, और उसका भी काम शुरू हो गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि काम हो, तो वहाँ भी काम शुरू हो गया। जी, तो उसका जो असर है एक बड़े तबके पर, जो हम लोग बार-बार चर्चा करते हैं, जो कहते हैं कि जो आकांक्षी वर्ग है, जो युवा है, जो यूथ है, या जो वैसे बूढ़े हैं जिनके बच्चे बाहर कमाने गए हैं, पढ़ने गए हैं मजबूरी में, उनमें से तो एक बड़ा तबका प्रशांत किशोर को वोट करेगा। वो जीतना हारना वो नहीं देख रहा है। वो जी। नहीं देख रहा है कि प्रशांत किशोर जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, हुँ, उनका कैंडिडेट किस जाति का है। हुँ। वो एक आकांक्षी वर्ग, एक नौजवानों का वर्ग, एक बुजुर्गों का, वो वोट दे रहा है। तो प्रशांत किशोर बहुत मजबूत फुटिंग पर है, वहां बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और जो हम लोग प्रबंधन की बात कर रहे थे ज्ञानेश्वर जी, इस बार उनसे बड़ा प्रबंधक तो कोई है नहीं चुनाव का इस देश में। बिल्कुल, तो इस देश बिल्कुल। ने तो कम से कम नहीं देखा है कि कोई हुँ। प्रशांत किशोर से बेहतर चुनाव का नहीं, प्रबंधन कर सकता है। वे तो वहीं रह जाते हैं, जिधर प्रचार करना होता है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वे वहीं तंबू और टेंट लगाए रखते हैं। ऐसा हाँ, नहीं कि हाँ, कहीं चले गए, वहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं। जिनके जिम्मे जो क्षेत्र है, देखिए अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, खाली करना होगा, जो बाहर से लोग गए हुए हैं। लेकिन जो लोग थे अब तक वहीं रह रहे। लेकिन जीतन राम मांझी का ऑरा भी बहुत बड़ा है और बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र को जान रहे हैं। संतोष मांझी ऐसे हैं, देखिए, जो लोगों को राहत पहुंचा सकते हैं, मदद पहुंचा सकते हैं। और फिर हमने कहा जो अंतिम समय में खेला होगा, और नीतीश कुमार के वोट बैंक पर बहुत भरोसा जीतन राम मांझी और संतोष सुमन को हो रहा है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक है ना, दीपा मांझी को हरा कौन सकता है। ये ठीक बात कह रहे हैं। और वो सबको पता है कि नीतीश कुमार का सद्भाव रहता है जीतन राम मांझी के प्रति, और जीतन राम मांझी का भी सद्भाव उनके प्रति रहता है। और इसलिए नीतीश कुमार का वोट वो अपने साथ मान रहे हैं। और औरा की बात आपने कही, भाई केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश के मंत्री हैं, हजार लोगों को मोबिलाइज करने की स्थिति में है। या फिर आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स से ही देखें, अस्मिता की राजनीति को ही देखें, तो वो तो लोग देखते हैं कि हमारा आदमी बड़ा आदमी है। तो बिल्कुल। एनडीए नहीं बनाया है, उसको नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने बनाया है, तो हम उनको वोट दें। एक तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ लोग जुड़ते हैं। और जीतन राम मांझी की कितनी पकड़ है, देखिए वो मखदूमपुर चुनाव लड़े, चुनाव हार के, दो सीटों से चुनाव लड़े, तो एक ही सीट जीते, वो इमामगंज जीते। अच्छी बुरी बिल्कुल। स्थितियों में वो इमामगंज से जीतते रहे हैं, हम्म, और हम्म, अच्छी बुरी स्थितियों में लोगों के साथ रहे हैं। हम्म, तो इसका एडवांटेज उनके साथ है। तो इसलिए हमको समझ नहीं आ रहा है कि तेजस्वी यादव किस ग्राउंड पर कितना दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, हम्म, उस तरह का कोई, रोशन मांझी का उस तरह का कोई दावा हमको नहीं समझ में, उस तरह का कोई हम्म, नहीं है वोट। कोई अंडर करेंट हो जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, और तेजस्वी यादव को दिख रहा हो तो अलग चीज है। लेकिन सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं जीतन राम मांझी उनकी बहू के लिए। और एक बड़ा चैलेंजर प्रशांत किशोर है वहां। और बिल्कुल। अगर कोई भी खेला होगा आज रात के बाद से ज्ञानेश्वर जी, वो प्रशांत किशोर की नजर से नहीं बचेगा, उनके वॉलंटियर्स की नजर से नहीं बचेगा। वो लोग एक एक खेला पर नजर रख रहे हैं, और एक एक चीज तुरंत सोशल मीडिया में वायरल हो जा रही है। कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है, कहीं कोई उल्टा भाषण दे रहा है, कहीं कोई हमला हो रहा है, कहीं कुछ भी हो रहा है। तो हम्म, पहले ये चीजें इतनी जल्दी नहीं आती थी। ये रियल टाइम में जो रिस्पॉन्स देने का जो अपना सिस्टम बनाया है प्रशांत किशोर ने, उसकी वजह से वहां से लेकर के दिल्ली तक नहीं, लगातार तर्क तुरंत बात आ देखिए, जाती है। वे तर्क कैसे जोड़ देते हैं। तरारी में झंडा फटा, तो उन्होंने यह नहीं हम्म, कहा कि आपने जनसुराज का झंडा फाड़ा। हम्म, उन्होंने कहा आप जनसुराज का झंडा थोड़े फाड़ रहे हो, आप तो महात्मा गांधी को फाड़ रहे हो। हाँ, 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 ठीक तो बात है। देखिए उनके महात्मा पास। गांधी, भाई महात्मा हाँ, गांधी स्कूल का बस्ता फाड़ रहे हैं आप, ये तो कह देगा, उसमें क्या दिक्कत है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अब बेलागंज चलते हैं। बेलागंज असली लिटमस टेस्ट तो बेलागंज में ही है। दो गोप हैं और दोनों तोप हैं, जेडीयू के उम्मीदवार और आरजेडी के उम्मीदवार। सुरेंद्र यादव को अब तक बेलागंज में कोई हिला नहीं पाया, लेकिन नीतीश कुमार ने मनोरमा देवी को उम्मीदवार बनाकर बिंदी यादव की पत्नी और रॉकी यादव की मां सुरेंद्र यादव को ताकत बताने की कोशिश की। और देखिए, यादव तो आरजेडी के ही हैं, लेकिन बेलागंज में आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि रिश्ते और आपस में संबंध तो होते ही है कि 100% वाली से बहुतायत सुरेंद्र यादव के साथ है, लेकिन रॉकी मतलब मनोरमा देवी के साथ भी हैं। लेकिन इससे अधिक फर्क इससे पड़ रहा है कि भाई मुसलमान किधर। मुसलमान तो आरजेडी के, लेकिन यह तो बेलागंज प्रयोगशाला बन गया है। कभी किसी दिन वह सुरेंद्र यादव के साथ बहुमत में दिखता है, कभी किसी दिन प्रशांत किशोर के साथ दिखता है, और विभाजन में मनोरमा देवी के साथ भी दिखता है। उसामा साहब भी आ गए, मारपीट भी हो गई। तो मुसलमान किधर? मुसलमान का मत देखिए, पिछले 24 घंटे में 48 घंटे में तेजस्वी यादव ने रिपेयर किया है, यह बात सही है। सुरेंद्र यादव ने देखिए, गया जिला राजद अध्यक्ष को नीतीश कुमार से मिलाया गया था, वे भी अल्पसंख्यक है, लग रहा था वे शामिल हो जाएंगे, नहीं शामिल हुए, ठीक है। तो रिपेयर किया है, लेकिन कितना प्रतिशत रिपेयर हुआ? और देखिए, जेडीयू जो यह कह रहा है हम जीत जाएंगे, उनकी चिंता है भूमियार। तो भूमियार यदि इधर से उधर हो रहे हैं, जनसुराज की ओर जा रहे हैं, मोहम्मद अमजद जो तीसरा फैक्टर बने हुए हैं, बड़ा फैक्टर बने हुए हैं, भूमियार उधर जा रहे हैं, तो भूमियार मुसलमान को देख रहे हैं, मुसलमान भूमियार को देख रहे हैं, और इस लड़ाई में बेलागंज फंस गया। बेलागंज फंस गया। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आज सवेरे हमारे पास एक सज्जन आए थे, गया के हैं, वजीरगंज घर है उनका। तो वजीरगंज के हैं, वो आए थे, वो काफी अच्छा, वो एक समय था जब वो आईपीएफ के साथ उन्होंने काम किया हुआ है। तो उस वर्ग में जो एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट बैकग्राउंड का जो लोग हैं, उनमें उनकी अच्छी पकड़ है, जानकारी है। वो बता रहे थे कि हमने उनको यही फैक्टर कहा कि मुस्लिम क्या करेगा, ये एक बड़ा फैक्टर है, भूमिहार किधर जाएंगे। उन्होंने कहा कि यादव पर भी नजर रखने की जरूरत है। मनोरमा देवी मतलब बिंदी यादव, रॉकी यादव का जो परिवार है, उसको कम नहीं आंकना चाहिए। मतलब ये नहीं आंकना चाहिए, नहीं मानना चाहिए कि यादव का वोट उनको नहीं मिलेगा। उनको भी यादव का वोट मिल सकता है। पर्सनल मतलब आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स जो हम बात करते हैं, की राजनीति, उस पर मिल जाए या फिर प्रबंधन से मिल जाए। देखिए, दोनों तरफ से प्रबंधन बहुत भारी है, और बोरा खुलना जो आप कहते हैं, वो बोरा तो दोनों तरफ से खुला हुआ है। कोई एक दे रहा है तो दूसरा दो देने को तैयार है। मतलब उसमें किसी का हाथ नहीं रुक रहा है। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई हो गई है सब। कोई एक बार पैर छू रहा है तो दूसरा 2 बार पैर छू रहा है। दो बार पैर छू रहा है। एक बार पहुंच रहा है तो दूसरा 2 बार पहुंच रहा है। मतलब एक एक घर तक पहुंचने की ओर लगी हुई है, सब लोग पहुंच रहे हैं। सारे रिसोर्सेज लगाए हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स हो या दूसरा जो भी रिसोर्स है, सब लगाया गया है। तो मुसलमान न सिर्फ भूमिहार की तरफ देख रहा है, वो यादव की तरफ भी देख रहा है। वो देख रहा है कि यादव का वोट टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर मनोरमा देवी यादव का भी कुछ वोट ले आती है, और तब अगर लगता है कि मनोरमा देवी ही चुनाव जीत रही है और इस धक्के में भूमिहार भी उनकी तरफ जाते हैं, तो कुछ मुसलमान भी चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब नीतीश कुमार को वोट देने में मुसलमान को दिक्कत होती नहीं है। और ये आपने पहले दिन क्लियर किया हुआ है कि यहाँ का मुसलमान थोड़ा पढ़ा लिखा है और संपन्न भी है, सक्षम भी है, और उसको बाहर का भी एक्सपोजर है, आउटसाइड एक्सपोजर है। वो भी चाहता है कि बदलाव हो, हमारे बच्चों का भविष्य बने। तो ये उस आइडियोलॉजी, उस हिसाब से भी ये चुनाव फंसा हुआ है कि यादव मुसलमान को देख रहा है, मुसलमान भी यादव को देख रहा है, भूमिहार मुसलमान को देख रहा है, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। और ये अभी जो 2 रात है, आज की रात और कल की रात, जो पॉलिटिक्स होगी, जो डिक्टेट चलेगा, जो पोप लोग हैं, जो अलग अलग जातियों के जो महानुभाव लोग हैं, उनकी तरफ से क्या निकलता है निर्देश, क्या लोग ये भी देख रहे हैं। और वोटिंग का पैटर्न क्या होता है। मुसलमान देखिए अभी मोहम्मद अमजद के साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं। वो खड़े हैं मोहम्मद अमजद के साथ, और आरजेडी के साथ भी खड़े हैं। थोड़े से विभाजन है। आरजेडी के साथ भी खड़े हैं और मोहम्मद अमजद के साथ भी खड़े हैं। लेकिन दोनों तरफ वोट नहीं जाएगा। वोट आप देखिएगा, आते आते जो एक मुश्त वोट का मतलब है कि 70% एक तरफ चला जाए। तो वो 70% जाता है विश्वनाथ यादव के साथ या अमजद के साथ। ये इस पर डिपेंड करेगा कि यादव कितने एकजुट होकर के विश्वनाथ यादव को वोट देते हैं, और भूमिहार कितने एकजुट होते हैं प्रशांत किशोर के साथ, या उनका रुझान मनोरमा देवी की तरफ भी दिखता है।
बिल्कुल। अगर भूमिहारों का रुझान मनोरमा देवी की तरफ दिखा, तो हो सकता है कि मुसलमान चला जाए सुरेंद्र यादव के बेटे को जितवाने के हुँ, लिए। इसके लिए झूठी सच्ची खबरें खबरें भी चलेंगी। देखिएगा कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। हुँ, डिपेंड करता है इसके ऊपर कि आज की रात और कल की रात में भूमिहार लोग क्या फैसला करते हैं, जी, और मुसलमान लोग जो पढ़े लिखे वहां के जो समझदार मुसलमान लोग हैं, वो हो सकता है कि अमजद के साथ ही रह जाए, 30% वोट 25% वोट साथ ही रह जाए, हुँ, लेकिन मैक्सिमम वोट फिर जा सकता है अगर सुरेंद्र यादव मैनेज कर लेते हैं अपना अपने धन बल से, अपने बाहुबल से, अपने पर्सनल रेपो से, तेजस्वी यादव के रिपेयर करने से अगर यादव का वोट मैक्सिमम जाता दिखता है, तो हुँ, फिर पलड़ा उनकी तरफ झुक जाएगा। अभी नहीं बिल्कुल। है, अभी तो बहुत इवनली बैलेंस्ड है, अभी तीनों, अभी मोहम्मद अमजद भी लड़ाई में है। जी, भले उनके साथ कमिटमेंट किसी ने नहीं किया है। हुँ, मोहम्मद अमजद को अभी मुसलमान ने भी कमिटमेंट नहीं दिया है और बिल्कुल भूमिहार ने और भी भैया कमिटमेंट ने नहीं नहीं दिया, किया। जी, लेकिन वो जा सकता है उनके साथ। हुँ, हुँ, वो जा सकता है उनके साथ 48 घंटा 36 घंटा जो भी टाइम बचा हुआ है। और प्रशांत किशोर को लेकर के वहां बहुत क्यूरियोसिटी है, लोगों में जिज्ञासा है। लोग, उन्होंने जाकर के जिस तरह की राजनीति की, चुन्नू शर्मा के प्रतिमा तक जाना या भूमिहारों के का जो राजधानी मानी जाती है वहां जाकर के उनको एड्रेस करना, जी, उनकी अस्मिता का सवाल उठाना, उनको ललकारना, ये सब भी उनके दिमाग में है, लोगों के दिमाग में घूम रहा है। जेडीयू को पनिश करना है कि नहीं करना है, अभी लोकसभा चुनाव में बदला निकल गया तो अब झोल जब छोड़ देना है कि निकल गया, अब ठीक है, अब ललन सिंह भी आ गए हैं और सब लोग आ गए हैं तो वोट कर देना है। हाँ, अखिलेश ये सिंह भी सोच, चले गए, रामजतन सिन्हा भी चले गए, सब लोग चले गए वहाँ तो। हाँ, तो ये सोच भी है, तो इसलिए भी जी, जब सब लोग आ ही गए और एक बार लोकसभा चुनाव में हम लोग को जो मैसेज देना था वो हम लोगों ने दे ही दिया चंद्रवंशी को हरवा करके, तो अब इस बार जिताते हैं। देखिए, एक बड़ा तबका है जो मान रहा है कि मोनोपोली नहीं बनने देनी है सुरेंद्र यादव की, कि बीएमपी भी हो गए, उनका बेटा एमएलए भी हो जाए, कल को कुछ और भी निकले तो वही कर लें, तो ये हुँ, मोनोपोली नहीं बनने देनी है, ये भी एक सोच है, ये बैलेंस कर चारों देना है। विधानसभा क्षेत्रों ये चारों विधानसभा क्षेत्रों में है, चारों विधानसभा क्षेत्रों में है। हाँ, ये चारों विधानसभा में है कि जी, परिवार की भी मोनोपोली नहीं बनने देनी है, एक मैसेज जी, भी देना है, बैलेंस भी बना के रखना है पॉलिटिक्स को, तो ये सब है। अच्छा, बिहार के मतदाता को लोग जानते हैं कि वो राजनीति कितनी करते हैं और कितनी समझदारी दिखाते हैं। देखिए, जी, उनको वो जो वो है ना कि मुगले आजम का डायलॉग है कि सलीम तुमको मरने नहीं देगा और हम तुमको जीने नहीं देंगे। तो जी, बिहार में मतदाता ये भी करते हैं कि प्रशांत किशोर, हम आपको अभी नहीं खत्म होने देंगे, हम आपको भी जीवित रखेंगे, आपसे हमको बड़ी बिल्कुल, उम्मीदें हैं, तो हम आपको बिल्कुल। भी वोट देंगे। अच्छा, हुँ, लालू यादव खत्म हो रहे थे तो लालू यादव को भी जिंदा रखा हुआ है। नीतीश कुमार हुँ, के बारे में भी है कि वो खत्म हो गए तो सेहत खराब होगी, तो जनता उनको भी नहीं खत्म होने देगी। हुँ। तो इस चक्कर में अभी सारी तस्वीर उलझी हुई है और मतदाता चारों सीटों से, लेकिन मैसेज कोई ना कोई देंगे ज्ञानेश्वर जी, जो मैसेज देंगे उस मैसेज को बारीकी से देखना होगा, डिकोड करना होगा आगे के चुनाव के लिए। चलिए तो देखिए डिकोड करना होगा जो मैसेज सामने आएगा तो चुनाव प्रचार के बाद क्या स्थिति है रामगढ़ की, बेलागंज की, इमामगंज की, तरारी की, हमने आपको बताया है। कल क्या होगा, आज की रात कैसे कटेगी, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।